Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel Learn Differently. Today we will talk about quantum numbers, that what are quantum numbers क्या होता है, and what does this term means, what is actually a quantum number. Okay, so without wasting time we are talking about our main point, the number which gives a real solution. Okay, this is a proper definition which you must learn, that the number which gives a real solution and describes the permissible probability distribution of electron in an atom is called quantum number. ये ऐसा नंबर है जो हमें सोल्यूशन देता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है अराउंड द न्यूक्लियस, शेल में कहाँ पे हो सकता है. ओके, सो नाउ ये क्वांटम फिजिक्स में आपको पता है कि कोई भी चीज़ 100% श्योरिटी के साथ नहीं कही जा सकती. नथिंग कैन बी सेड बाय 100% श्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी. ठीक है, हर चीज़ की एक हद हो सकती है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबल है हो ना हो, इतने % चांसेस हैं इसके यहाँ पे होने के, ऐसे डिफाइन करते हैं. लेकिन हम लोग कंफर्म कोई चीज़ नहीं कह सकते. सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है अराउंड एन एटम. इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं नज़र आता, लेकिन ये उसकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द कहाँ हो सकता है. तो हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन एटम के गिर्द कहाँ है? क्वांटम नंबर्स से. और ये क्वांटम नंबर्स किसने दिए थे? फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स श्रोडिंगर ने दिए, और लास्ट क्वांटम नंबर किसने दिया? गुड्समिथ और उल्लेनबच ने. वेल, हम लोग अभी वहाँ पे चलेंगे. अभी हम लोग बात करते हैं कि क्वांटम नंबर होता क्या है. ठीक है, ये बेसिकली एक नंबर है जो हमें रियल सोल्यूशन देता है, मतलब जो हमें इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स में कहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकती है, और ये किस वजह से होता है? क्वांटम नंबर की वजह से. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑर्बिट, व्हाट इज़ शेल. जो सर्कुलर पार्ट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू बोहर, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट और शेल. ठीक है, जो सर्कुलर पाथ होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो मॉडल बोहर ने दिया था, हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स शेप का जो सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसको शेल या फिर ऑर्बिट कहते हैं. एंड व्हाट इज़ ऑर्बिटल? ऑर्बिटल ऑर्बिट के अंदर होता है, मतलब वो रीजन होता है ऑर्बिट के अंदर, उसको ऑर्बिटल कहते हैं. जो ऑर्बिट के अंदर, जिसके अंदर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है. द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल. वो रीजन जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उस रीजन को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल. ओके बच्चों, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट. हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं. देखिए, क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा. आपको पता है क्वांटा का मतलब है हाउ मच. क्वांटा का लिटरल मीनिंग है ग्रीक में हाउ मच. तो क्वांटम नंबर हम लोगों को क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद हो सकता है, बट हम 100% कन्फर्मेशन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते. ओके बच्चों, तो क्वांटम नंबर की क्या डेफिनेशन है कि वो नंबर जो हमें एक सोल्यूशन देता है और प्रिमिसिबल, मतलब ऐसी वो प्रोबेबिलिटी देता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो जनरली उसको जनरलाइज करके हम उसे क्वांटम नंबर कहते हैं. लेकिन उन क्वांटम नंबर्स में मज़ीद क्या चीज़ें आती हैं वो हम आगे चल के देखते हैं. और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होता है, कि वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिटल क्या होता है कि उस सर्कुलर पाथ के अंदर मज़ीद कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. ओके बच्चों, नाउ अब हम लोग मूव करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, कि क्वांटम नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं. दे आर ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, सबसे पहले आपने याद रखना है कि क्वांटम नंबर्स की कितनी टाइप्स हैं? 4. नंबर 1 टाइप इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n. ओके, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूरा नाम लिख के आपसे पूछे कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. वो आपसे सिंपली पूछ सकता है एग्जाम में व्हाट इज़ स्मॉल n. तो स्मॉल n क्या होता है? नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर. नॉन ज़ीरो मीन्स कि ये कभी भी ज़ीरो से कम नहीं हो सकता, या ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. इट कैन नेवर बी ज़ीरो, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, अब आपने मैथ्स में इंटीजर्स पढ़े हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये कभी भी नेगेटिव इंटीजर में नहीं आता, ना ही ये ज़ीरो हो सकता है. ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, नॉन ज़ीरो होता है और पॉजिटिव होता है. ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक होता है. ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर 4 शेल्स होते हैं, KLMN.
अगर n इज इक्वल टू 1 होगा, फर्स्ट शेल होगा उसको हम k कहेंगे, सेकंड शेल होगा उसको हम l कहेंगे, थर्ड शेल होगा उसको हम m कहेंगे, फोर्थ शेल होगा उसको हम n कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज करेगा डेफिनेटली कि फर्स्ट को तो ए होना चाहिए, सेकंड को बी होना चाहिए, थर्ड को सी होना चाहिए और फोर्थ को डी होना चाहिए, लेकिन ये फर्स्ट के कैसे हो गया, सेकंड एल कैसे हो गया, थर्ड एम कैसे हो गया और फोर्थ एन कैसे हो गया। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिस्ट था जिसने एक्सरेज की मदद से एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया था, मॉजले, उसने पहले यही सोचा कि हम ए बी सी डी रखते हैं, बट लेटर ऑन उसके माइंड में आया कि अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर कुछ ऐसी रेज निकली जिनकी फ्रीक्वेंसी इन रेज से भी ज़्यादा हुई, या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी जो एक्स रेज हुई वो इससे भी ज़्यादा रेंज की एक्स रेज हो, इससे भी ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज हो, तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। ए बी सी डी रखें मतलब ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी तो नहीं होती। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि फ्यूचर में डिस्कवरीज़ को रूम बनाने के लिए, फ्यूचर में टू गिव रूम टू न्यू डिस्कवरीज़ कि इससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स आ सकती हैं, सो दे पुट इट KLMN, ताकि अगर कोई मतलब इससे भी ज़्यादा आती है तो उसको ABCDEFGHIJK तक वो चलती रहे और फ्यूचर में इसके ऊपर डिस्कवरीज भी होती रहे। और हम उसने के से स्टार्ट किया। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या फंक्शन है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बताता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक कितना डिस्टेंस है और उसकी कहाँ पे है, वो कहाँ पे मौजूद है, उसकी क्या लोकेशन है, ये हमें कौन बताता है बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इस क्वांटम नंबर को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? स्क्रॉडिंगर ने। किसने बच्चों? स्क्रॉडिंगर ने प्रिंसिपल एजीम्यूथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करवाया था। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बताता है नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये जो सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कहाँ पे है, कौन से नंबर का है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है। अगर फर्स्ट शेल होगा तो वो के होगा, सेकंड होगा तो वो एल होगा, थर्ड होगा वो एम होगा, फोर्थ होगा वो एन होगा और फिफ्थ हुआ तो वो ओ होगा और एज इट इज़ अल्फ़ाबेटिकली ये चलता रहेगा। ओके बच्चों, चलिए अब हम दूसरी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। नाउ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में क्या है कि दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। आपको ये सिंबल्स याद होने चाहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्योंकि नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं तो आप इसको स्मॉल एन से याद कर लें। और जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसमें स्मॉल एल उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई निमोनिक बना के याद कर लें। तो बोहर मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट था ये जब बोहर ने जब फर्दर स्पेक्ट्रोस्कोपी हुई तो उसने बताया कि जो स्पेक्ट्रम है, जब हम एटम का स्पेक्ट्रम लेते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर डी एक्साइड होता है तो जो उससे एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी को जब हम स्पेक्ट्रोमीटर में रख के मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक लाइन नहीं है। एक लाइन तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को थी, वहाँ पे फर्दर स्प्लिटिंग होती है लाइन्स में, जो कि बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया। दैट इज़ कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट और जीमेन इफेक्ट। वो बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया कि लाइंस फर्दर स्पेक्ट्रोमीटर में स्प्लिट होती हैं। तो वो जो फर्दर स्प्लिट होती हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं? वो सब शेल्स को शो करती हैं। मतलब एक शेल में फर्दर सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से सब शेल्स? SPDF, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, F फॉर फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, अब SPDF उसने जस्ट एक सिंपल नेम रख दिए कि इसके अंदर ये शेल्स होते हैं। अभी नेम्स में कोई लॉजिक नहीं है कि उसने ये SPDF क्यों रखे, जस्ट उसने एक कन्वेंशन दे दी कि बोहर मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट था, बोहर मॉडल कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड एटम के अंदर शेल में बस रिवॉल्व करता है और शेल में ही इलेक्ट्रॉन होता है। उसकी बात ठीक थी, लेकिन शेल के अंदर क्या होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं? दैट इज सब शेल। ठीक है, और इसका कैसे पता चला? स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे लेते हैं? आपको पता है द वर्ड स्पेक्ट्रम इज़ अ लैटिन वर्ड। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो है वो लातूनी ज़बान का वर्ड है। लैटिन इज स्पोकन इन रोम, इटली। ओके, रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली, वहाँ पे लैटिन बोली जाती है। दिस इज़ अ डेड लैंग्वेज। ठीक है, तो जो लैटिन है, लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है स्पेक्ट्रम, जिसका मतलब है फॉर्म और अपीयरेंस, किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ का डिस्प्ले, लुक, किसी चीज़ की फॉर्म, किसी चीज़ की अपीयरेंस, कोई चीज़ कैसी दिखती है, उसको लैटिन में क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? जो स्पेक्ट्रम को बताता है कि स्पेक्ट्रम में क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम कैसा बना हुआ है। तो ये कैसे लेते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में से अपने ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट होता है, तो जब वो डी एक्साइट होता है तो उसकी एनर्जी
वो रिलीज़ करता है, और वो जो एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, जिस भी फोटोन की फॉर्म में, उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें उनके लाइंस फर्दर स्प्लिट करते हुए फील होती हैं। और वो जो स्प्लिट करती हैं शेल्स, वो सब शेल्स में स्प्लिट करती हैं, क्योंकि एक और किस्म की लाइंस बताती हैं कि यहाँ पे और भी कोई क्वांटम नंबर मौजूद है, एंड दैट इज़ अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। फिर भी अगर आपको समझना, आप पॉइंट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड, F फॉर फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये कोई शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए हो कि L को आपने कैसे फाइंड करना है, तो L इज इक्वल टू n-1। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ठीक है, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो L इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि L की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है बच्चों, और L की वैल्यू 0 कब होगी? जब S सब शेल होगा। अब अगर n 2 है तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 1 वैल्यू है ना, तो 1 को किसकी वैल्यू है? P। 1 किसकी वैल्यू है? P। 0 S की वैल्यू है, 1 P की वैल्यू है, 2 D की वैल्यू है, और 3 F की वैल्यू है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल आर गिवन बाय 2 × 2l + 1 रूल। आपको पता होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन नेमोनिक्स, सर्टेन ट्रिक्स, जिसकी वजह से हम लोग अपने एग्जाम्स को एस कर सकते हैं, हम लोग क्रैक कर सकते हैं टेस्ट को। ये कुछ नेमोनिक्स है जो आपने याद करने हैं कि 2 × 2l + 1 किसके इक्वल होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। जिस तरह अब देखें, अगर L हमारे पास 0 है, मतलब S सबशेल है, तो हमें पता है S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो L हमारे पास 0 है, तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0। 0 + 1 इज इक्वल टू 1, तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। मतलब S सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर P में 6 है तो P इज इक्वल टू 2, P इज इक्वल टू 1। ठीक है, P जो है वो L इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 1s are 2 + 1 3 3 2s are 6, तो इसमें 6 है। बेसिकली ये जो फार्मूला है 2 × 2l + 1, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं किस शेल में, किस सब शेल में। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन किसी सब शेल में कितने ज़्यादा हैं, इस बारे में कौन बताता है? हमें 2 × 2l + 1 फार्मूला बताता है। और अगर हमें ये फाइंड करना है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में कितने हैं, तो हम लोगों के पास फार्मूला है 2n², कि fact in orbital has maximum 2 electrons and number of electrons in a shell are determined by formula 2 × 2n²। ठीक है, 2 × n²। इसका क्या मतलब है? अगर फर्स्ट शेल है, आपको पता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 2 इज इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर सेकंड शेल है तो n 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर थर्ड शेल है तो इनका 3 का स्क्वायर 9, 9 2s are 18, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर फोर्थ शेल है तो n का स्क्वायर, इनका 4 का स्क्वायर 16, 16 2s are 32, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 4s are 16 एग्जैक्टली। तो अब आपने याद रखना है कि अगर शेल के अंदर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो, कि किसी ऑर्बिट के अंदर, किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर, किसी स्मॉल n के अंदर, किसी शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो हम 2n² के फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। n की जगह नंबर ऑफ़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पुट करेंगे। अगर n 1 है k है, अगर n 2 है यानी L है, n 3 है यानी M है, और 4 है यानी N है, 5 है यानी O है, तो वो हम इसमें पुट कर लेंगे। और अजीमुथल क्वांटम नंबर में हमें अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होंगे, तो हम लोग n से एक डिजिट माइनस कर लेंगे। ठीक है, एक हमारे पास फिक्स डिजिट है n-1, हम लोग L फाइंड करना होगा, तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से एक डिजिट माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी और अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, और वो कौन सा अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा? जो इस n के अंदर आता होगा, क्योंकि शेल के अंदर सब शेल आते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल है और अजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल है। ठीक है बच्चों, देन आपको पता होना चाहिए कि n-1 जो है वो L की वैल्यू बताता है कि L मतलब सब शेल की क्या वैल्यू है, और 2 × 2l + 1 क्या बताता है कि उस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मॉल m। स्मॉल m की मदद से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी बोहर डिफेक्ट में से है। जैसे बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड शेल विच हैव अ फिक्स्ड एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इट्स ओन एनर्जी लेवल। इट डज नॉट रेडिएट और emit energy, it does not absorb energy unless you are
ठीक है, मतलब इट इज़ रिवॉल्विंग इन इट्स ओन सबशेल। तो अब जब हम लोगों ने स्पेक्ट्रम में देखा, एटम का स्पेक्ट्रम देखा, एटम में से जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाया वो डी एक्साइट हुए, तो उनके पैटर्न्स में एक तो सब शेल्स की एडिशनल लाइंस आ रही थी, दूसरी एक और किस्म की लाइंस आ रही थी जो ज़ीमैन इफेक्ट, आपको पता है पीटर ज़ीमैन, पीटर PEITER, पीटर ज़ीमैन एक साइंटिस्ट था जिसने ये ज़ीमैन इफेक्ट दिया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उनकी लाइंस फर्दर स्प्लिट करती हैं, उनके स्पेक्ट्रम की लाइंस फर्दर स्प्लिट करती हैं। और वो क्यों स्प्लिट करती हैं? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड उनकी ओरिएंटेशन बताती है कि आया ये एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, जी डायरेक्शन में है। और ये जो एम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बेसिकली ऑर्बिटल है, ठीक है, कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि इस शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अगर आपको शुरू से समझ नहीं आया तो आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि देखिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल है। अब जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बोहर ने बताया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जब हमने स्पेक्ट्रोमीटर में मजीद लाइंस को स्प्लिट होते हुए देखा तो हमने कहा कि देयर इज़ अनदर क्वांटम नंबर। लेकिन जब स्पेक्ट्रम हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा अकॉर्डिंग टू पीटर ज़ीमैन इफेक्ट, तो उसने मजीद स्प्लिटिंग शो की इन एडिशन टू एजीम्यूथल स्प्लिटिंग, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक स्प्लिटिंग शो की वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में। और उस स्प्लिटिंग की वजह से हम लोगों को किसका पता चला? ऑर्बिटल का। एंड व्हाट इज़ एन ऑर्बिटल? द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding an electron is maximum. Okay, so you know very well कि lines further split होती हैं। now m की वैल्यू 0 भी हो सकती है, +-1 +-2 हो सकती है, ठीक है बच्चों। अगर l की वैल्यू 0 होगी, मतलब अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, मतलब कौन सा सबशेल होगा? s सबशेल होगा, और m की वैल्यू भी 0 होगी। m की वैल्यू 0 का क्या मतलब है? कि एक ही ऑर्बिटल होगा। और 0 का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं, 0 का मतलब है एक। एजीम्यूथल में भी 0 का मतलब है एक, और इधर भी मैग्नेटिक में भी 0 का मतलब है एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की क्या वैल्यू होगी? 0 +1 और -1। +1 -1 किसको शो करेगा? एक को y लेना है, एक को z लेना है, वहाँ पे डिपेंड करता है। x y z को शो करता है, ठीक है। और अगर l की वैल्यू 1 है तो p हैज़ 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। अगर l की वैल्यू 1 है तो p सबशेल होगा, क्योंकि l की वैल्यू 1 है तो p होता है, l की वैल्यू 0 होता है तो s होता है सबशेल। और अगर जब l की वैल्यू 0 होगी तो m इज इक्वल टू 0, जब l की वैल्यू 1 होगी तो m इज इक्वल टू 0 +-1, ओके, +1 अलग से और -1 अलग से। और इधर 3 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, जिनकी एनर्जी सेम होती है, दोज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब एल की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास शेल कौन सा होगा? डी होगा ना, डी होगा। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एम क्या होगा? 0 +1 -1 +2 -2, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों के पास 7 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, +3 -3, ओके। नाउ अब हम लोग चलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ। दैट व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर? याद रखें बच्चों कि स्क्रोडिंगर ने जब क्वांटम नंबर्स दिए थे, दोज वर दीज फर्स्ट 3 प्रिंसिपल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक। बट जो लास्ट क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, वो वो स्क्रोडिंगर ने नहीं दिया, बल्कि वो गोल्डस्मिथ और उलनबेच ने दिया, ठीक है। अब इस क्वांटम नंबर की क्या ज़रूरत पड़ी? जब हम लोग फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को देखते हैं तो उसके अंदर तो 3 किस्म की लाइंस की स्प्लिटिंग होती है, एक एजीम्यूथल और एक मैग्नेटिक, एक प्रिंसिपल। लेकिन जब हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर की, जब हम अल्कली मेटल्स का हम लोग देखते हैं स्पेक्ट्रम, तो उसके अंदर हमें एक डॉबलेट लाइन स्ट्रक्चर फील होता है। डॉबलेट लाइन स्ट्रक्चर, जिसकी अंदर जो लाइंस हैं वो वाइडली सेपरेटेड होती हैं, क्लोजली सेपरेटेड नहीं होती, वाइडली सेपरेटेड होती हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, उलनबेच और गोल्डस्मिथ ने, कि देयर इज़ अनदर क्वांटम नंबर विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। और ये बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है तो साथ साथ वो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहा होता है, मतलब वो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है, ठीक है। और 1925 में गोल्डस्मिथ और उलनबेच ने ये दिया, और इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और इसको सेल्फ रोटेशन कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है वैसे वैसे वो स्पिन भी करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंदर होल होल है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। अब ये किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है? दिस इज वाइब्रेटिंग। ये किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है बच्चों? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज वाइब्रेट कर रहा है। नो, दिस इज वाइब्रेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली ये क्लियर नहीं है यहाँ पे कि ये एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेट कर रहा है। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेट करेगा तो आपने फिजिक्स में रूल पढ़ा है कि आपका जो राइट हैंड रूल होता है कि जब कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है ऐसे, तो उसका थंब किसकी डायरेक्शन को बताता है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ऊपर बनेगा। इसी तरह इसका नॉर्थ ऊपर बन रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका नॉर्थ ऊपर बन रहा है, इसके अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड है। और राइट हैंड रूल से जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यहाँ पे आप देखिए क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो इसका ऐसे बनेगा, तो नॉर्थ नीचे की तरफ आएगा। और जब वो एंटी क्लॉकवाइज करता है तो दैट इज़ +1/2, जब क्लॉकवाइज करता है दैट इज़ -1/2, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशन दे देंगे पॉजिटिव है, और -1/2 की डायरेक्शन को हम कन्वेंशन दे देंगे ये नेगेटिव है। ओके बच्चों, अभी हमें कैसे पता चलता है? राइट हैंड रूल से पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड से पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, आपने ये फैक्ट पहले पढ़ा कि एन ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में है तो वो तो एक दूसरे को एड अप कर देगा, उसकी वजह से तो वो हर एलिमेंट मैग्नेटिक बन जाएगा, और उसकी वजह से तो फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। लेकिन और वो उधर से बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एक ही ऑर्बिटल में, तो उनके स्पिन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और एज अ रिजल्ट एटम स्टेबल रहेगा। ओके, तो दैट्स वाई दिस मैग्नेटिक फील्ड कंसर्न इज अवेलेबल ओवर हेयर। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो आपने पढ़ने हैं कि ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या फिर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक शेल के अंदर आपको जितने, या एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फाइंड करते हैं? 2n² से। ठीक है, n इज़ द नंबर ऑफ शेल, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देन कुछ रूल्स हैं जिनकी डिटेल तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, बट मैं ओरली आपको बता देती हूँ। दैट इज़ n+l रूल। n, यू नो, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज विच वन क्वांटम नंबर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n+l रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हैं अकॉर्डिंग टू n+l रूल के जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स की n+l वैल्यू ज़्यादा होगी, वो मतलब जिसकी कम होगी उसको पहले लिखेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसको बाद में लिखेंगे, जिसकी और ज़्यादा होगी उसको और बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स n+l रूल की वैल्यू सेम आ रही है, तो उसमें पहले उसको लिखेंगे जिसकी n वैल्यू स्मॉलर होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू स्मॉल होगी। ओके बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑफबाउ रूल। ऑफबाउ इज़ नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, ऑफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है टू बिल्ड अप। ठीक है, ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है ऑफबाउ, जिसका मतलब है टू बिल्ड अप। कोई चीज़ ऊपर चढ़ती है, टू बिल्ड अप, इसको ऑफबाउ रूल कहते हैं। और ऑफबाउ रूल स्टेट क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिलअप होते हैं किसी भी एटम के सब शेल्स में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं एनर्जी लेवल शेल्स का इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर है जो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होगा उसका वही, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में होंगे तो उनका n भी सेम होगा, l भी सेम होगा, m भी सेम होगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा क्योंकि 2 मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, एक क्लॉकवाइज होगी एक एंटी क्लॉकवाइज होगी, तभी एटम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहा है कि स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम नहीं होता, ऑपोजिट होता है। एंड दिस इज फाइनली हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ये कहता है कि जब आपके पास डीजेनरेट यानी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं तो इलेक्ट्रॉन उनमें अरेंज होते हैं, ऐसे नहीं अरेंज होते। इलेक्ट्रॉन सब वैकेंट स्पेसेस को फिल अप करने के लिए सेम स्पिन के साथ अरेंज होते हैं, रादर देन एक ही ऑर्बिटल में डिफरेंट स्पिन्स के साथ अरेंज होने के बजाय जब उनके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं तो वो सेम स्पिन के साथ एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? टू अवॉइड रिपल्शन, मिनिमम करने के लिए, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट कर जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल है, इस वजह से हम चाहते हैं कि मिनिमम क्या हो, मिनिमम हो
रिपल्जन मिनिमम हो, ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों पे सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे और उनका स्पिन भी सेम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उनकी रिपल्जन बढ़ जाएगी। तो अब जब हमारे पास डीजनरेट यानी सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग से उन एनर्जी लेवल्स में अरेंज हो जाएंगे ताकि उनकी रिपल्जन मिनिमम हो और एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। आई होप यू हैव गॉट इट। ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसमें तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। सो एक रिव्यू दे देते हैं आज के लेक्चर का, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स। हमने आज क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया है। सो क्वांटम नंबर के बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली वो नंबर्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन का पता देते हैं, ठीक है। जिस तरह कोई बंदा है, अब हमें ये जानना है कि वो कहाँ रहता है। सबसे पहले हम कहेंगे वो पाकिस्तान में रहता है, फिर हम कहेंगे वो कराची में रहता है, फिर हम कहेंगे वो इस समंदर के पास रहता है, फिर हम कहेंगे वो इस घर में रहता है, ठीक है। इस घर में रहता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा, और स्पिन क्या बताएगा कि वो किस तरह से रह रहा है, किस तरह का रहता है। इसी तरह जब हमें किसी आदमी का पता करना होता है, हम कहते हैं वो इस मुल्क का है। मुल्क आप समझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसमें वो इस शहर का है, वो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, उसमें वो इस गांव का है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और वो किस तरह से रह रहा है, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। अब यही अगर हमें इलेक्ट्रॉन का पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो उसका जो शहर है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसका जो मुल्क है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो जनरल है। अब उसी मुल्क के अंदर, ठीक है, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर उसका शहर है, दैट इज़ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। उसी शहर के अंदर उसका गांव है, दिस इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और वो किस तरह से रह रहा है, वो स्पिन कर रहा है, और वो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स को कैंसिल कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, डॉबलेट लाइन स्ट्रक्चर, ओके। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन का पता करना है तो वो किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कौन सा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, उसके अंदर कौन सा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और उसके अंदर कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर है। गॉड बच्चों, आई होप यू हैव गॉट आवर लेक्चर। और ये बात याद रखें बच्चों कि एक ऑर्बिटल के अंदर कभी भी दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अरेंज नहीं हो सकती, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पिन्स को कैंसिल करते हैं और ऑपोजिट स्पिन्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हैं और वो स्टेबल रह सकते हैं। और आपको ये ट्रिक्स याद होनी चाहिए कि 2n² वो फार्मूला है जो हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल के बारे में बताता है, और n+l रूल हमें क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स में फिल कैसे करना है, जिसकी सपोज करें कि एक 3d है, ठीक है। अब d की l वैल्यू क्या है, d की l वैल्यू क्या है 2, ठीक है, और n वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो 3 + 2 5। अब इसी तरह कोई और ऐसी चीज़ आती है जिस तरह क्या है कि 2f है, 2f तो हो ही नहीं सकता, 3d है। इसी तरह से हम लोग लेते हैं कि वेट लेट मी थिंक, 3d की वैल्यू 5 आ रही है क्योंकि d इज़ इक्वल टू 2 एंड 3 = 3 + 2, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग ले लें कि 4s है, 4p है, तो p की वैल्यू क्या है 2, और 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू तो 4 है और p की वैल्यू 2 है। 4s ले लेते हैं, तो s की वैल्यू 1 है और 4 की वैल्यू 4 है। 4 क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल और s क्वांटम नंबर है अज़ीमुथल। 4p लेते हैं, तो p की वैल्यू क्या है 1 और p की वैल्यू 1 है और 4 हमारे पास है, तो 4s में 1 + 4 = 5। अब 4s और 3d की हमारे पास n+l वैल्यू तो सेम आ गई है, 4s और 3d तो सेम है, तो हम लोग किसको पहले लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे जिसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी जो n वैल्यू है वो स्मॉलर है। तो n वैल्यू 3d की स्मॉल है, 4 की लार्ज है, 3 जो है वो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, इसलिए पहले 3d आएगा, बाद में 4s आएगा। और ऑफ बाय रूल का आपको पता है कि टू बिल्ड अप वाला कॉन्सेप्ट है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ते जाएंगे, फिल होते जाएंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन रूल के बारे में हमने पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक ही शेल में हैं, एक ही ऑर्बिटल में हैं, एक ही सब शेल में एक ही ऑर्बिटल में हैं, तो वो एक जैसे स्पिन के साथ नहीं होते, बल्कि उनकी ऑपोजिट स्पिन होगी ताकि वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स को कैंसिल करें और वहाँ पे स्टिल रह सकें। और हुंड्स रूल के बारे में आपने पढ़ा कि टू अवॉइड रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, टू अवॉइड रिपल्शन एंड टू मेक द एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेबल। अगर 2 डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं तो इलेक्ट्रॉन
उधर शफल हो जाते हैं और वो सेम स्पिन्स के साथ शफल होते हैं ताकि रिपल्जन मैक्सिमम ना हो, रिपल्जन मिनिमम हो और इलेक्ट्रॉन उधर स्टेबल रह सके और एटम डिस्टॉर्ट ना. I hope you have got it. Now let's have a review for lecture. So I hope you have got. So thank you so much. Allah Hafiz.